दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका 8वां भाग, जिसमें आज हम मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण और इसके प्रकार, अम्ल वर्षा के कारण और प्रभाव तथा ध्वनि प्रदूषण और इसके मानक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे। दोस्तों जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है भौतिक गुणों के आधार पर जो प्रदूषण होता है, उसमें गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रिय प्रदूषण शामिल हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर जो हम प्रदूषण की बात करें तो इसमें प्राकृतिक प्रदूषण है, जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी का फूटना या फटना है। इसके अलावा जो मानवोद्भवी प्रदूषण है या मानव जनित प्रदूषण जिसको एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं, ये मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र और कृषि से उत्पन्न प्रदूषण होता है। दोस्तों पर्यावरण के भाग के आधार पर अगर जो हम प्रदूषण के प्रकारों की बात करें तो इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण शामिल होता है। और यदि पर्यावरण में प्रदूषण के प्रकृति के आधार पर बात करें तो जैव निम्नीकरण प्रदूषण यानी बायोडिग्रेडेबल यानी घर का कूड़ा, पशुओं के मल मूत्र और सीवेज आदि, और जैव निम्नीकरण रहित यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसके अंतर्गत प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन और हेक्साक्लोराइड आदि महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रदूषण की परिभाषा क्या है, इसको जान लेते हैं। प्रदूषण या पोल्यूशन क्या होता है? तो देखिए इसकी परिभाषा है प्रदूषण की कि भूमि, वायु और जल के भौतिक, रासायनिक और जैव अभिलक्षणों में अनपेक्षित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसको प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषक या पॉल्यूटर किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उसको प्रदूषक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण या मानव जनित प्रदूषण क्या है? तो प्रकृति पर मानवीय प्रभाव के द्वारा उत्पन्न जो प्रदूषण उसको एंथ्रोपोजेनिक या मानवोद्भवी प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण किसे कहते हैं? तो मानव गतिविधियों से जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण क्या है? तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण। इसमें मनुष्य द्वारा की गई कई सारी प्रक्रियाएं जैसे वनों का कटाव, उद्योगों का विस्तार, ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहलाती हैं। वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं। दोस्तों वायु प्रदूषण क्या है यानी एयर पोल्यूशन। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कड़की पदार्थों के कारण जो अवांछनीय परिवर्तन होता है उसको वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के स्रोतों की अगर जो बात करें तो ये ध्यान से देखिएगा। वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं दोस्तों, इसमें प्राकृतिक स्रोत हैं जिसके अंतर्गत जंगल की आग, ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से उत्पन्न गैसें शामिल हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये प्राकृतिक स्रोतों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा यदि मानव जनित स्रोतों की बात करें तो इसमें गैस और धूम्र, इसके अलावा कणकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर और ऊष्मा जो कि ईंधन को जलाने से उत्पन्न होती है, ये वायु प्रदूषण के मानव जनित स्रोत हैं। एक टर्म आता है दोस्तों पैन, PAN। पैन क्या है? तो पैन का पूरा नाम है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN यानी पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और इसके द्वारा क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचती है। दोस्तों पैन के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्षमता और पौधों के विकास में कमी आती है, और पैन के द्वारा कोशिका के माइटोकांड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को अवरोध होता है, और इसके कारण दोस्तों एंजाइम प्रणाली पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। और पैन के द्वारा यानी पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के द्वारा दोस्तों मानव नेत्र में जलन और उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो ये आपका पैन पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन पर ये जो है सूचना बॉक्स था। अब आइए देखते हैं वायु प्रदूषक। दोस्तों वायु प्रदूषक में मुख्य रूप से दो प्रदूषकों की बात की जाती है। एक तो होते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक और दूसरे द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राथमिक वायु प्रदूषक वो होते हैं जो स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या हैं? तो दोस्तों द्वितीयक वायु प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और साधारण वातावरणीय प्रभावों की क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे ओजोन, स्मॉग और PAN यानी पैन गैस। तो वायु प्रदूषक, प्राथमिक वायु प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और द्वितीयक प्रदूषक वो हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषक और साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। इसमें ओजोन, स्मॉग और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट का नाम आता है। लेड, दोस्तों लेड महत्वपूर्ण प्रदूषक के रूप में चिन्हित किया गया है और वाहनों में पेट्रोल के दहन से उत्पन्न ये वायु प्रदूषक है लेड। इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए लेड का प्रयोग, लेड यानी शीशा का प्रयोग किया जाता है। और परिशोधनशाला में तकनीक उन्नयन के कारण पेट्रोल अब लेड रहित बनने लगे हैं। दोस्तों लेड के कारण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा होती है। वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारक मुख्य रूप से लेड है। अब आइए अगला देखते हैं दोस्तों, जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का जो नाम है, अंग्रेजी नाम, इसको स्मॉग SMOG कहते हैं, जो कि स्मोक और फाग का मिश्रित रूप है। और स्मॉग दोस्तों ये वायु प्रदूषण की एक अवस्था होती है। जान लेते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा की उत्पत्ति कैसे होती है? दोस्तों गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं और इसके द्वारा द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देते हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि को उत्पन्न करते हैं। और इन्हीं से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। और विशेष रूप से इसके निर्माण के स्रोत, यानी विशेष रूप से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के द्वारा होता है। तो ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, विशेष रूप से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पैन यानी पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के द्वारा होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर शार्ट में हम देख लेते हैं कि फ्लाई ऐश जो है इसका लाभ क्या है और इसकी हानियाँ क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फ्लाई ऐश के सबसे पहले लाभ जानेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की और सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं, यानी फ्लाई ऐश से ईंटें निर्मित की जाती हैं और भूमि के भराव और खानों के भराव में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा खेतों में छिड़काव से मृदा की जल ग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। फ्लाई ऐश के नुकसान क्या हो सकते हैं? तो फ्लाई ऐश से दोस्तों श्वसन तंत्र के रोग होते हैं, वायु की गुणवत्ता में कमी आती है क्योंकि इससे कणकीय प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में बाधा होती है। ये फ्लाई ऐश के लाभ और हानियाँ थीं। अब आइए देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा इस चार्ट के द्वारा अध्ययन करते हैं। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में अल्पकाल के लिए विद्यमान होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक रंगहीन और अति विषैली प्राथमिक वायु प्रदूषक गैस है। 90% मात्रा इसकी प्राकृतिक स्रोत और 10% मात्रा ईंधन के पदार्थों के दहन से उत्पन्न होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का नुकसान क्या है दोस्तों? दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को विषैली गैस कहा जाता है क्योंकि ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त के ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी कर देता है। इसे दम घोटू गैस या जानलेवा गैस भी कहा जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं, एक महत्वपूर्ण चित्र दिया गया है, साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए साइक्लोन सेपरेटर जो है ये क्या करता है, प्रदूषित हवा जो है यहाँ से अंदर प्रवेश कराई जाती है
इस सिलेंडर में। इसमें चक्करदार घुमाव होता है और नीचे जो कणकीय पदार्थ होते हैं वो संकलित करके नीचे गिरा दिए जाते हैं, और जो आउटलेट या इसके बाहर क्या होता है, शुद्ध हवा बाहर निकाल दी जाती है। इसको साइक्लोन सेपरेटर कहते हैं, जो कि प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के काम में आती है। फ्लाई ऐश, दोस्तों फ्लाई ऐश के लाभ और हानियों के बारे में हमने जान लिया है। यहाँ पर देखिए फ्लाई ऐश कैसे उत्पन्न होता है, तो कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के परिणाम स्वरूप उप उत्पाद के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश में क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों, फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ उपस्थित होते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग आप जानते हैं ईंटों के निर्माण और उत्पादन में और कंक्रीट के उत्पादन में किया जाता है, और फ्लाई ऐश का प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट के स्थापन के रूप में दोस्तों ईंटों के निर्माण में किया जाता है। लेकिन फ्लाई ऐश का दुष्प्रभाव क्या है, तो फ्लाई ऐश से श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। पौधों की पत्तियों पर जमा होकर ये प्रकाश संश्लेषण में बाधक बनती है, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। रेडान गैस के बारे में जानते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि रेडान गैस जो है वो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो रेडान गैस इंडोर वायु प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक है। रेडान रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस यानी ये एक निष्क्रिय गैस है और रेडियम से उत्सर्जन होता है। रेडान गैस का दुष्प्रभाव ये है कि इससे फेफड़ों का कैंसर, रक्त कैंसर और प्राकृतिक रूप में इसका मृदा से उत्सर्जन होता है। तो देखिए रेडान गैस अक्रिय गैस है और रेडियम से इसका उत्सर्जन होता है। ये फेफड़ों के कैंसर और रक्त कैंसर के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। आइए देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एशियाई भूरे बादल में एरोसोल की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 85% एरोसोल होते हैं एशियाई भूरे बादल में। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन सी वनस्पति करता है, तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक या जैविक सूचक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर कहा जाता है, यानी जैव अपघटनीय प्रदूषण। अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले मुख्य प्रदूषक कौन हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन, ये सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं। और आप इससे समझ सकते हैं कि सिगरेट का धुआं कितना हानिकारक होता है मानव स्वास्थ्य के लिए। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देख लेते हैं दोस्तों। हेलसिंकी प्रोटोकॉल क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के अंतर्गत सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए हेलसिंकी प्रोटोकॉल के द्वारा सल्फर गैस के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों मथुरा की तेल रिफाइनरी जो हैं, तेल शोधनशालाएं, यहाँ से उत्पन्न होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अम्ल वर्षा होती है, जो ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रहा है। इसके अलावा जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों अम्ल वर्षा को झील कातिल या लेक किलर भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की गई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। जल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की घटना को क्या कहते हैं, दोस्तों यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, जिसको हिंदी में सुपोषण कहते हैं। जल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि की घटना, इसे सुपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी BOD की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो ये कानपुर और प्रयागराज के बीच पाई जाती है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है, तो ये आर्सेनिक है। और आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक किसे माना जाता है, धान के पौधे को। दोस्तों धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है।
अब आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एक चार्ट के माध्यम से जीवाश्म ईंधन के दहन और इसके द्वारा किस प्रकार से इसका जो प्रक्रियात्मक प्रभाव है जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है इसके द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। भारी कण जो है वर्षा के साथ शहर पर प्रभाव डालते हैं जिसके कारण ऐतिहासिक भवनों के पत्थरों का अपघटन होता है और मनुष्यों में नेत्र रोग और गला संबंधी रोग होते हैं। और इसके अलावा इससे आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर हानि होती है। और जीवाश्म ईंधन के दहन से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनके हल्के कण जो होते हैं ये वायु जलवाष्प में घुलकर स्रोत से दूर चले जाते हैं और इसके द्वारा पौधों की पत्तियों को क्षति होती है क्योंकि उनका श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा होती है जिसके कारण फसलों की वृद्धि में रुकावट होती है। दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से हल्के कण जो होते हैं ये मृदा के पोषक तत्वों का अलगाव कर देते हैं और एल्यूमिनियम यौगिक मुक्त होकर वृक्षों को क्षति पहुंचाते हैं। इसके अलावा वर्षा द्वारा एल्यूमिनियम का झीलों और तालाबों में प्रवेश होता है और मेढक और मछलियां अम्लीय जल में अंडे देने में असमर्थ होते हैं। तो ये देखिए, जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को आपने विस्तार से देख लिया। आइए देखते हैं दोस्तों, अम्ल वर्षा का जलीय तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अम्ल वर्षा जो है अम्ल के अणुओं द्वारा मछलियों के गिल के ऊपर यानी म्यूकस का निर्माण करती है जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण में बाधा होती है। अम्ल वर्षा से जीवों में ब्लैक फुट बीमारी होती है, मछलियों की मृत्यु हो सकती है और कई मछलियों के अंडों का हैच जो है अंडे से बच्चों का निकलना नहीं हो पाता है। और अम्लीय वर्षा से पीएच मान नीचे चला जाता है और ऊतकों का लवण संतुलन समाप्त हो जाता है। साथ ही पीने के पानी और भोजन के माध्यम से ये भोजन में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं और मे फ्लाई की मृत्यु हो जाती है जिससे मेढकों को भोजन का अभाव हो जाता है। तो ये आपने देख लिया अम्ल वर्षा का जलीय तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर जल प्रदूषकों के बारे में। दोस्तों, जल प्रदूषकों में मुख्य रूप से वाहित मल, जलाशय में पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन फास्फोरस की वृद्धि हो जाती है। इसके द्वारा शैवाल ब्लूम या जली पौधों की वृद्धि हो जाती है। जलाशय की सतह पर इनका विस्तार हो जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी और जहर का श्रावण यानी उत्सर्जन होने लगता है जिसके कारण जलीय जीव यानी मछलियों आदि की मृत्यु हो जाती है जिसका मुख्य प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। इसके अलावा जल प्रदूषण जो वाहित मल और जलाशय में नाइट्रोजन फास्फोरस की वृद्धि के अलावा फैक्ट्रियों के अपशिष्ट जो है जल में मिलते हैं और कसाई खाने का अपशिष्ट भी जल में मिल जाता है जिससे कि पर्यावरण पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। नाक निसंलक्षण या पैरों का मुड़ना फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु जो है अपशिष्ट पदार्थों का खंडन कर उन्हें पानी और गैस में बदल देता है और फ्लोराइड तत्व का अधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अम्ल का जमाव जो है वो किस तरह से नुकसानदेह होता है पर्यावरण के लिए। देखिए दोस्तों, अम्ल का जमाव जो होता है ये क्या होता है, आर्द्र मौसम में आर्द्र जमाव जो वर्षा, कोहरा या बर्फ के द्वारा, और शुष्क मौसम में शुष्क जमाव वायु द्वारा बहाकर लाए गए कणों द्वारा अम्लीय गैसों द्वारा होता है। इसके अलावा एक यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आर्सेनिक से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं। आर्सेनिक दोस्तों महत्वपूर्ण अजैविक प्रदूषक माना जाता है। इसके द्वारा ब्लैक फुट, डायरिया, पेरिफेरल न्यूट्रिस, इसके अलावा हाइपर केराटोसिस और फेफड़े का कैंसर तथा त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आर्सेनिक कितना खतरनाक प्रदूषक है जिसके कारण ब्लैक फुट, डायरिया, पेरिफेरल न्यूट्रिस, हाइपर केराटोसिस, फेफड़े का कैंसर और त्वचा का कैंसर हो सकता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों बीओडी के बारे में। बीओडी क्या है इसको जानना जरूरी है। बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसका हिंदी नाम जैविक रासायनिक
ऑक्सीजन मांग है। मुख्य इकाई जल प्रदूषण मापन की होती है और अधिक मात्रा यानी बीओडी की अधिक मात्रा जल संक्रमण का सूचक होता है। बीओडी की अवधारणा क्या है दोस्तों? बीओडी की अवधारणा ये है कि कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण अपघटन की दर में वृद्धि होती है और ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि हो जाती है, और जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है। तो जल में रहने वाले पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। समुद्री प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आईएमओ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में जिनेवा में की गई थी और इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, 1982 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। और स्थापना के समय आईएमओ का नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। इसका मुख्यालय लंदन में है और विशेष एजेंसी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण जब जो है शोर या कोई ध्वनि इतनी तेज हो जाती है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह या असह्य हो जाती है तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। किसी वस्तु में उत्पन्न सामान्य आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अत्यधिक तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं और तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बिना उत्पन्न करना क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि का मापन या ध्वनि के मापन की इकाई क्या है? तो ये है दोस्तों डेसिबल, जिसको स्मॉल डी और कैपिटल बी से निर्दिष्ट किया जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, लास्ट में हम देखेंगे कि ध्वनि स्रोत के डेसिबल स्तर। ध्वनि के मापन की इकाई जो है वो डेसिबल है। यहाँ पर हम ध्वनि स्रोत के डेसिबल स्तर के बारे में जानेंगे एक क्रम से। तो देखिए दोस्तों, पत्तियों की सरसराहट जो है वो उसका ध्वनि स्तर 20 डेसिबल होता है। फुसफुसाहट जो है, अगर जो हम बातचीत फुसफुसाहट में करते हैं तो उसका स्तर 30 डेसिबल होता है। कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत की ध्वनि 60 डेसिबल होती है और ट्रक की आवाज़ 80 से 85 डेसिबल है। जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल होती है और जेट प्लेन के उतरने पर जो उसकी तीव्रता है वो 150 डेसिबल और रॉकेट इंजन 180 डेसिबल ध्वनि जो है उसका डेसिबल स्तर होता है। तो यहाँ आपने जान लिया ध्वनि स्रोत और उनके डेसिबल स्तर कितने होते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न ये है कि जो ध्वनि प्रदूषण, ऐसा ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है, डेसिबल स्तर कितना होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी किस स्तर से अधिक का जो ध्वनि प्रदूषण है या ध्वनि का तीव्रता है, डेसिबल स्तर, वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपको इसे कमेंट बॉक्स में उत्तर के द्वारा बताना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 8वां भाग, जिसमें आपने पर्यावरण के प्रदूषण, इसके प्रकार, अम्लीय वर्षा, इसके कारण, प्रभाव, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, उसके मानक, ध्वनि के स्रोतों के डेसिबल स्तर के बारे में जाना कि कौन से स्रोत या कौन से जो चीज़ें हैं वो कितने स्तर के ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आपके लिए एक प्रश्न पूछा गया है कि किस डेसिबल स्तर से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित होती है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।